आप पूरे देश में प्रदेश में खेती का जो स्वरूप देख रहे हैं वो रासायनिक खेती है, जहरीली खेती जिसे कहा जा सकता है। और हम बात कर रहे हैं सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की, नेचुरल फार्मिंग की। हमारे साथ राजकुमार आर्य हैं जो पिछले कई दशकों से सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग की पद्धति पर काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे आज इन्होंने क्या क्या कुछ अपने खेत में लगाया है और किस तरह की चुनौतियों का सामना इनको इस फील्ड में करना पड़ता है। जी क्या कहेंगे? जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन किया कि रासायनिक खेती का अनुभव भी मेरे पास है और सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को करते हुए मुझे आज 16 वर्ष हो चुके हैं दोनों का। और 1.5 वर्ष मैंने जैविक भी की, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की, लेकिन उसमें ना उत्पादन अच्छा था और न ही पौधे की कोई खास गुणवत्ता में बढ़ाव होती थी। इसलिए मैं उस पर नहीं जा सकता था, क्योंकि देश के लिए अन्न उत्पादन करना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। मैं बीच में बात करता हूँ, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, उसमें क्या अंतर क्या है, अगर हम 2 लाइनों में समझाएं दर्शकों को। साथ ही आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि प्राकृतिक कृषि क्या है और जैविक कृषि क्या है। इसमें मुख्य रूप से जो अंतर है, इसमें हम जो आपकी जलवायु में बैक्टीरिया जीते हैं, हम उनमें से किसी को ना तो छोड़ते हैं ना कहीं बाहर से दूसरा डालते हैं, यानी कि पूरे का पूरा ग्रुप उठाते हैं, उसको जीवामृत के माध्यम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और उससे क्या चमत्कार होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपने डिकम्पोजर बैक्टीरिया उठाया जैविक कृषि में, उसमें कुछ बैक्टीरिया उन्होंने लिए जो डिकम्पोजिंग तेज गति से करें। वैज्ञानिक यही चाहते थे, खुरापात यही चाहते थे कि ये फसल अवशेष जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो और फसल को ये अच्छा उत्पादन दे। लेकिन वो उनका भ्रम था, वो सत्य नहीं था, क्योंकि नेचर अपने नियम से चलती है। आप मान लीजिए आपने नाइट्रोजन, फास्फोर और पोटास, ये तीनों तरह के बैक्टीरिया आपने खेत में दे दिए, लेकिन आपकी मिट्टी को जिंक भी चाहिए, आपकी मिट्टी को मैग्नीज भी चाहिए, आपकी मिट्टी को कॉपर भी चाहिए, आपकी मिट्टी को गंधक भी चाहिए, यानी कि ये 104 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उनके लिए अलग अलग तरह के ईश्वर ने बैक्टीरिया बनाए, और वो बैक्टीरिया भी उपजातियों में है। अब मान लीजिए आप राइजोबियम की बात करें, यदि मूंग की खेती में राइजोबियम अलग किस्म का चलता है, चने के लिए अलग चलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मिट्टी में जो करोड़ों वर्ष से आपके माइक्रोब्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। क्योंकि जब भी मानव खुरापात करता है, छेड़खानी करता है, और आपने देखा होगा ये कोरोना कितने सदियों से हमारे साथ था, लेकिन जब भी मानव ने इसकी साथ छेड़खानी की, इसने अपना मोटेशन बदला और अपना आकार बदला और मानवता के लिए त्राही त्राही कर डाला। इस प्रकार जैविक खेती मैं तो रासायनिक खेती से भी खतरनाक मानता हूँ, और ये उसमें भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होती है जो उनके साथ। हाँ, बिल्कुल होती है सर, जैविक खेती में न्यूट्रिशन में भी, क्योंकि जब आप एक चीज़ को लेते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके लिए वो सारे तत्व, चाहे वो थोड़ी मात्रा में चाहिए, प्लांट को चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे यदि जिंक की कमी आ जाती है, चाहे आप 10 बैग डीएपी डाल लें, जब तक जिंक की पूर्ति नहीं होगी कोई फसल बढ़वार नहीं लेती। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि हमें मिट्टी में वो सारे तत्व चाहिए जो एक प्लांट की जरूरत होती है। संतुलन उसका बना रहना चाहिए प्राकृतिक रूप से। क्योंकि जब आप एक चीज़ को लेंगे, एक को छोड़ेंगे, असंतुलन आप कर रहे हैं, और असंतुलन प्राकृतिक कभी स्वीकार नहीं करती। तो राजकुमार जी, कितने साल हो गए आपको इसमें ये करते हुए, और क्या क्या आज अपने जो फसल है वो लगा रखी है? सर, मैंने इसमें स्टार्टिंग रूप में जब हम पालेकर जी से सीख के आए थे, तो हम धान, गेहूँ और गन्ने की खेती किया करते थे, और उसमें लंबे चौड़े कीट ज़्यादा होते भी नहीं हैं, लेकिन उनको कंट्रोल बड़े आराम से हम कर रहे थे। लेकिन जब सब्जियों की बात आई, क्योंकि सब्जी का जो किसान होता है वो सबसे ज़्यादा जहर का प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक उत्पादन इसको हर दिन देना होता है, इसको खुराक की भी उतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, इस पर कीटों का आक्रमण भी बहुत तेज़ी से और जल्दी से आता है, और तीसरी बात, इसमें कीटों को छिपने का स्थान भी होता है। और यदि हम
इनके साथ जैविक कीट नियंत्रणों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे बेवेरिया बेसियन है, वर्टिसिलियम है। उनका मोड ऑफ एक्शन ऐसा ही है कि जब किसी कीट के ऊपर हम किसी बीटी को छोड़ते हैं तो वो क्या करती है, जहाँ जहाँ वो कीट घूमता फिरेगा जाएगा उस पूरे परिवार को बीमार करेगा। यानी जैसे कोरोना ने एक व्यक्ति को यदि कोरोना हुआ, उसने पूरे परिवार को ही कोरोना कर डाला। इस प्रकार उन बेचारों का क्या कसूर है जिन जिन पर आपने बवेरिया डाल दिया है, बीटी का स्प्रे कर दिया है, जहाँ जहाँ वो कीट जाएगा उस कॉलोनी को, वो हो सकता है अभी तक ये माना जाता है कि ये मानव के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन मानव का ही अस्तित्व धरती पर रहे ये संभव इन कीटों के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रकृति के उन सभी कीटों के साथ रहना सीखना पड़ेगा जो ईश्वर ने यहाँ दिए हैं। और मैं मानता हूँ एक भी ऐसा कीट ईश्वर ने इस मिट्टी को नहीं दिया जिसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आपकी आँख की सोच है। आपके दुष्प्रचार के कारण भी किसान बिना जरूरत के कीटों पर भी जहर फेंकता है और ज़्यादातर वही कीट मरते हैं जो उन कीटों को खाते हैं। तो आज आपने जो सब्जी है वो किस किस तरह की आपने दिखाई हमें? सर आप देखेंगे कि आज मेरे खेत में भिंडी खड़ी है, आज तोरई खड़ी है, करेला खड़ा है, शिमला मिर्च खड़ी है, तरबूज खड़ा है, खरबूज खड़ा है, जुगनी खड़ी है, कद्दू खड़ा है, टिंडा खड़ा है। इनमें से सबसे जो क्रिटिकल क्रॉप मैं मानता हूँ जो किसान इन 3 फसलों को कर सकता है नेचुरल वे में, वो इस कृषि का एक मैं कह सकता हूँ कि वो मास्टर है। क्योंकि तरबूज, खरबूज और टिंडे की क्रॉप एक सामान्य किसान नहीं कर सकता, उसको कीट विज्ञान पूरा सीख कर ही वो इसमें सफल हो सकता है। क्योंकि हम कीट को मारते भी नहीं हैं और जब आपको भगाना हो तो आपको मेहनत की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और फिर यहाँ की जलवायु के हिसाब से भी हमने नए नए प्रयोग किए। कुछ पत्तों का हमने ज़्यादा प्रयोग किया, कुछ पत्तों द्रवण का कम ज़्यादा किया, यानी ये भी हमें कुछ दक्षिण भारत के हिसाब से कुछ अलग करना पड़ा, जिसमें हम सक्सेस हुए हैं। और आज मैं मानता हूँ जिन कीटों को हम दुश्मन कीट मानते थे, आज वो हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद करते हैं। और मैं मानता हूँ कि ईश्वर से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता। यदि उसने पैदा किया है तो उसकी आवश्यकता हमारे लिए है, इस समाज के लिए है, इस वनस्पति जगत के लिए है, क्योंकि कोई भी बिना जुड़ते नहीं पैदा होता। इसमें जो आप जीवामृत और ये इस तरह के जो ये बता रहे हैं जो आपको सारा इस्तेमाल करना पड़ता है, वो किस किस तरह से आप तैयार करते हैं? गौमूत्र से, लस्सी से? सर देखिए, यदि आप पोषण की बात करते हैं, पोषण का जो ईश्वर ने तरीका दिया है वो माइक्रो हूँ कि ये हम बैक्टीरिया माइक्रोब की मदद से, साइंस यही है कि प्लांट को अपने आप नाइट्रोजन लेने की ईश्वर ने आज्ञा नहीं दी, तो किसको आज्ञा दी? फिर प्लांट कैसे सर्वाइव करे, कैसे ज़िंदा रहेगा? तो इसके लिए उसने माइक्रोब्स की का साथ लगाया, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी प्रकार ये प्राकृतिक भी एक दूसरे के सपोर्ट से ही चलती है। अब माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए इसको नाइट्रोजन के माइक्रोब चाहिए, इसको फास्फोरस के भी चाहिए, इसके जिंक के लिए चाहिए, इसको मैग्नीज के लिए भी चाहिए। तो हर तत्व को एक अलग बैक्टीरिया प्लांट को देता है और बदले में प्लांट से कच्ची शर्करा लेके जाता है। कल प्लांट उसको ना दे या बैक्टीरिया उसको ना दे तो एक समस्या खड़ी हो जानी थी। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्लांट अपनी कच्ची शर्करा तैयार करता है, वो इससे लेना आएगा और बदले में नाइट्रोजन देके जाएगा। तो यानी 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसके बाद भी पौधा अपने आप नहीं ले सकता, उसको ईश्वर ने अधिकार ही नहीं दिया। तो हमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ानी थी और उसमें सबसे बेस्ट जो कल्चर रहा वो देसी गाय का रहा। हम इस पद्धति में जीवामृत का प्रयोग करते हैं। इसमें कैसे बनाते हैं, हम 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं, उसमें 180 लीटर पानी डालते हैं, 10 केजी उसमें हम देसी गाय का गोबर डालते हैं, 10 केजी उसमें गौमूत्र डालते हैं और उसके साथ उसमें 1 से 2 किलो गुड़ डालते हैं, 1 से 2 केजी बेसन डालते हैं और 1 केजी या आधा केजी मान लीजिए एक मुट्ठा भर बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी डालते हैं। आरंभिक अवस्था में तो आप वहीं से लेके आएँ,
लेकिन जैसे जैसे आप 3-4 खेत करते हो जाएंगे तो आपकी मिट्टी ऐसी हो जाएगी तो आप अपने खेत से भी ले सकते हैं। तो उस मिट्टी को प्रयोग उसमें डालने के बाद हम सुबह से हम क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं। इसको बनने में 4 दिन लगते हैं और 4 दिन के बाद मोस्टली ये 4 दिन में तैयार हो जाता है। और फिर हम जैसे ही पानी खेत में लगाते हैं उसी के साथ एक ड्रम में टूंटी लगा देते हैं या हम ड्रिप से दे देते हैं, क्योंकि मैंने वेंचिंग लगाई हुई है, मैं तो सारा उसका भी खर्चा हमने कम किया है। वहीं से हम इसको जिस भी खेत में जाएगा वहीं से जाएगा तो सारे खेत में फैल जाएंगे माइक्रोब्स और प्लांट को आप इनके पास खुराक मिल जाएंगी। आपने देखा भी होगा, जैसे आपने आज गन्ना देखा है जो 4-5 बैग खुराक के ले लेता है, उसके बाद भी मैंने ना उसमें जीवामृत दिया है ना घन जीवामृत दिया है, तब भी वो कोई नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं दिखा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको माइक्रोब उस खेत में विद्यमान है, जिसलिए उसको बाहर से अभी जीवामृत में दूँ ना दूँ दे पाया तो कोई बात नहीं, अब वहाँ माइक्रोब इतनी संख्या में हो चुके हैं तो जीवामृत की भी शायद आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजकुमार जी, इस फील्ड में आपको 16 साल हो गए, तो क्या मान सम्मान कुछ सरकार की तरफ से कुछ सम्मानित कई बार किया जा चुका है आपको बड़े लेवल पर? सर देखो, सरकार की ओर से मुझे स्टेट में प्रथम पुरस्कार मिला, उसके साथ साथ हमें ICR से मिला, उसके साथ साथ हमें अपने रीजनल क्षेत्र उचानी से मिला, देश के हर कोने से खेती विरासत मिशन से कई बार हमें सम्मानित, और इस फार्म को देखने विदेश से भी लोग आए। तो ये जब एक व्यक्ति, एक छोटे सा किसान जिसको विदेश से लोग देखने आते हैं, तो ये इससे बड़ा क्या पुरस्कार हो सकता है, क्योंकि आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते। जब समाज करता है तो यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, आयु बढ़ती है और आपके जीवन में एक नया संचार आता है। तो साथियों, आप इस बात की चिंता ना करें कि मेरा सम्मान होगा या ना होगा, अपने आप काम पर जुट जाइए और SPNF को एक आंदोलन का रूप दीजिए और जो 100 लाख करोड़ का हम यूरिया DAP विदेशों से खरीदते हैं, इस को बंद कराने की आवश्यकता है। इस पाप को हमें बंद करना ही होगा, और जब किसान उसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो सरकार किसको बेचेगी। हमें अपने आप को ही सुधार लेते हैं, अपने आप को ही ठीक कर लेते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो प्राकृतिक खेती यानी सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती पद्धति है, उसके जो एक तरह से हरियाणा में कर्णधार कहें, उसको चलाने वाले पिछले कई दशकों से राजकुमार आर्य को आप सुन रहे थे, और किस तरह से ये प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं और जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। राजकुमार आर्य ने आज सब्जी और इसके साथ साथ जो भी फसल लगाते हैं बिल्कुल जहर मुक्त प्राकृतिक रूप से उसको पैदा करने का प्रयास किया जाता है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।